नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं जया सिन्हा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और क्या कुछ इस वक्त बिहार की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है। साथ ही इसरो के लिए आज बेहद ऐतिहासिक दिन और हम सबको है हरमन पे विश्वास। जी हाँ, टीम इंडिया की क्या है तैयारी और आज की रणनीति, उस पर भी होगी खास ग्राउंड रिपोर्ट। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बिग न्यूज यानी कि सुर्खियों के साथ। उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति हरिद्वार में पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हुई शामिल। कहा, बेटियों की भागीदारी से ही भारत बनेगा विकसित राष्ट्र। बिहार में चुनावी घमासान तेज, प्रधानमंत्री का पटना में रोड शो। आरा और नवादा में भरेंगे चुनावी हुंकार। अमित शाह ने मुजफ्फरपुर की जनसभा में जंगल राज की दिलाई याद। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी महागठबंधन प्रत्याशियों के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। कानपुर में बोले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव में हिंसा का कोई स्थान नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव बनेगा मिसाल। चुनाव आयोग के लिए ना कोई पक्ष है ना विपक्ष, सब समकक्ष। इसरो एक बार फिर इतिहास रचने को तैयार। देश का अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से होगा लॉन्च। दुश्मन की निगरानी हो जाएगी आसान। और आज मिलेगा दुनिया को महिला वनडे का नया वर्ल्ड चैंपियन। नवी मुंबई में भारत और दक्षिण अफ्रीका होंगी आमने सामने। मुकाबले से पहले दोनों ही टीमों के लिए अपनी जीत के दावे। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले बिहार विधानसभा चुनावों से जुड़ी खबरों की। बिहार में पहले चरण के मतदान से पहले पड़ने वाले संडे को आज धुआंधार रैलियां हो रही हैं। आज बिहार में चुनाव प्रचार का सुपर संडे है। एक तरफ जहां एनडीए के बड़े बड़े नेता प्रचार को धार देने में जुटे हुए हैं, वहीं महागठबंधन भी धुआंधार रैलियां कर रहा है। एनडीए के लिए भाजपा के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। पीएम की पहली रैली आरा में और दूसरी रैली नवादा में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बाद शाम को पटना पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री का पटना में ये तीसरा रोड शो होगा। प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बाद में मोदी तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब गुरुद्वारा में मत्था भी टेकेंगे। बिहार विधानसभा की 243 सीट के लिए 2 चरण में चुनाव होने हैं। पहले चरण में 6 नवंबर को 121 विधानसभा क्षेत्रों पर मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण में 11 नवंबर को शेष सीट पर वोट डाले जाएंगे। तो बिहार में आज धुआंधार रैलियों का रेला नजर आएगा। वहीं महागठबंधन की बात करें तो वो भी चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है उन्होंने। महागठबंधन में शामिल सभी दल जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बेगूसराय और खगड़िया में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। राहुल खगड़िया के JNKT इंटर स्कूल मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे तेजस्वी यादव आज मुंगेर, पटना, वैशाली और सारण में 17 चुनावी रैलियां करेंगे। इसमें वे महुआ में अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव के खिलाफ राजद उम्मीदवार के समर्थन में वोट मांगते हुए नजर आएंगे। बिहार के मोकामा में जन सुराज पार्टी के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने देर रात मोकामा से जदयू उम्मीदवार अनंत सिंह समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल से हुई है। पुलिस टीम उन पर दुलारचंद की हत्या के बाद से निगरानी रख रही थी और अब उन्हें गिरफ्तार करने के बाद पुलिस लाइन पटना लाया गया है। तो मोकामा हत्याकांड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई यहां पर सामने आई है। पटना के डीएम डॉक्टर त्यागराजन SM ने कहा कि ये गंभीर घटना है, हमने इसे काफी गंभीरता से लिया है। अभी स्थिति बेहद सामान्य है।
हमने इसकी पूरी छानबीन की है। जो भी असामाजिक तत्व इसमें शामिल हैं, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। जो घटना हुई अति गंभीर घटना है, उस गंभीरता से हम लोगों ने लिया है। लगातार 2 दिन रात हम लोग भी कैंप किए हैं। अभी स्थिति बिल्कुल सामान्य है और क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस से भी जुड़ा है, हम लोगों ने इसको पूरा छानबीन किया। इलेक्शन रिलेटेड एंगल को भी हम लोगों ने बहुत ही गंभीरता से और गहराई से देखा। जो भी असामाजिक तत्व इसमें इन्वॉल्व हैं, सबके विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। कल भी 80 लोगों को गिरफ्तार हुआ, आज मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार हुआ। आगे भी जो पुलिस कार्रवाई की आवश्यकता है वो पुलिस कर रही हैं, निष्पक्ष तौर पर कर रही हैं। हम लोगों की तरफ से चुनाव को प्रभावित करने वाले व्यक्तियों को पहले से चिन्हित किया गया, उनके विरुद्ध कार्रवाई भी हुई है और लगातार और तेज़ी से होगी। सीसीए के तहत भी कार्रवाई हुई है, जो BNSS 126 के तहत भी कार्रवाई हुई है। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मोकामा हत्याकांड पर कहा कि बिहार में कानून का राज है और पुलिस को न्याय दिलाने के लिए कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। कानून अपना काम कर रहा है, उसके बाद अदालत है और मामला अदालत भी जाएगा। अदालत इन सब पर बारीकी से नजर रखती है और फिर उचित निर्णय लेती है। बिहार में कानून का राज है और पुलिस को पूरा अधिकार है कि दूध का दूध, पानी का पानी, जो भी उचित न्याय देना है उसके लिए पुलिस अपना कार्रवाई करने के लिए फ्री रहती है और कानून अपना काम कर रही है। कानून को जो उचित लगेगा फिर उसके बाद न्यायालय है, तो माननीय न्यायालय में भी मामला जाएगा और जो हमारा पुलिस विभाग है और जो माननीय न्यायालय है, इन सब चीज़ों पर विस्तृत नज़र बनाए रखती है और फिर उचित फैसला लेती है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह लगातार बिहार चुनाव के प्रचार में जुटे हैं। इस क्रम में अमित शाह ने आज मुजफ्फरपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने जनता से जंगल राज के खिलाफ वोट करने की अपील की। मैं मुजफ्फरपुर वालों को कहने आया हूं, आपका वोट किसी प्रत्याशी को विधायक बनाने के लिए, किसी को मंत्री बनाने के लिए मत दीजिएगा। आपका वोट बिहार को जंगल राज से बचाने के लिए देना। ये लालू राबड़ी के समय में 15 साल में बिहार का जो पतन हुआ, वही जंगल राज आज कपड़े, चेहरा और भेष बदलकर फिर से आने वाला है। और इस वक्त बिहार में रैलियों का रेला नजर आ रहा है। साफ तौर पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो दिग्गज नेता हैं इस वक्त मैदान में उतरे हुए हैं, जनता से सीधा मुखातिब हो रहे हैं। हमारे संवाददाता राजेश राज और धीरज इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। किस तरह से ये चुनावी जो तपिश है वो बढ़ती नजर आ रही है, आइए रुक करते हैं सबसे पहले राजेश का। राजेश, इस वक्त बहुत ही कम समय बाकी है वोटिंग के लिए, ऐसे में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के दिग्गज इस वक्त मैदान में उतर चुके हैं। सबसे पहले आज का क्या कुछ हलचल नजर आ रही है, किस तरह से तमाम धुआंधार रैलियों के बीच जनता का मूड नजर आ रहा है? हाँ देखिए, दिवाली और छठ का जो शोर था उसमें चुनाव प्रचार थोड़ा सा थम गया था और मौसम की बेरुखी की वजह से भी 2 दिनों तक सत्ता और विपक्ष दोनों के हेलीकॉप्टर जनता के बीच उतर नहीं पाए, जिसकी वजह से प्रचार का काम थोड़ा बाधित जरूर हुआ। लेकिन आज की बात करें तो आज बिल्कुल मौसम जो है वो खुल गया है, धूप निकल गई है और हेलीकॉप्टर जो हैं वो उड़ रहे हैं, जनता के बीच जाकर वो उतर भी रहे हैं और जनता से जनादेश मांगने की कोशिश की जा रही है। जैसा हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज 2 रैली है और उसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचेंगे जहाँ पर कि वो एक विशाल रोड शो में शिरकत करेंगे। पटना में मैं मौजूद हूँ, ये राजेंद्र नगर का राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का ये गोल चक्कर है और हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं ये स्टेच्यू, ये रामधारी सिंह दिनकर की स्टेच्यू है। पीएम मोदी शाम में आएंगे और ये उम्मीद की जा रही है कि दिनकर को
श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद उनका जो काफिला है वो कदम कुआं होता हुआ, हथुआ मार्केट होता हुआ गांधी मैदान में जाकर पहुंचेगा और रोड शो खत्म हो जाएगा। तकरीबन 2 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है जिसकी तैयारियां मुकम्मल हैं और सड़क के दोनों किनारे जो पटना के लोग हैं वो पीएम मोदी का अभिनंदन करने के लिए यहाँ पर खड़े नजर आएंगे और तमाम तरह की जो सुरक्षा के बंदोबस्त हैं वो कर लिए गए हैं और सड़कों को कहीं ना कहीं सजाया जा रहा है। हमारे पीछे का जो नज़ारा है आप वो बखूबी देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं और यह जो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जो ये गोल चक्कर है इसको खूबसूरती से सजाया जा रहा है। उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ ही पीएम मोदी का काफिला आगे बढ़ेगा और ये माना जा रहा है कि पीएम के इस रोड शो से पटना प्रमंडल और आसपास के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो वोटर हैं, वो निश्चित तौर पर वो अभिभूत होंगे, उनको देखने के लिए यहाँ पर रोड शो में पहुँचेंगे। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अब बिहार का जो चुनावी तापमान है वो पूरे शबाब पर है। सत्ता और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और अपने तर्कस से हर वो तीर निकाल रहे हैं जिससे दुश्मन के किले को भेदा जा सके और सत्ता पर काबिज होने के लिए जहां विपक्ष एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, वहीं पर एनडीए जो सत्ता में है वो सत्ता बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में जनता क्या कुछ जनादेश देती है, ये देखने वाली बात होगी। तो यहाँ पर जिस तरह से भारी भीड़ इस वक्त तमाम रोड शोज में निकल रही है, जो भीड़ हम जनता की देख रहे हैं, धीरज से जान लेते हैं। धीरज, इस वक्त क्या कुछ हालात है ग्राउंड जीरो पर जो चुनाव की तारीख के नजदीक आते ही जिस तरह से जो जोश और उत्साह नजर आ रहा है धीरज, यहाँ पर एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री समेत तमाम दिग्गज लीडर्स मैदान में उतर चुके हैं और यहाँ पे अगर हम बात करें महागठबंधन की तो तेजस्वी यादव करीबन 17 रैलीज एक ही दिन में कर रहे हैं। अपने बड़े भाई के खिलाफ भी समर्थन मांगते हुए नजर आ रहे हैं लोगों से। किस तरह से वहां पर इस वक्त चुनावी जो तपिश है वो बढ़ती नजर आ रही है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा और नवादा के खुले मैदान में हम देख रहे हैं कि मौसम खुला हुआ है और कल से यहाँ पे प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियां चल रही थी और मौसम की एक तरीके से बेरुखी थी। मैदान जो था वो गीला था लेकिन मैदान को भी तैयार कर लिया गया और अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भारी संख्या में लोग यहाँ का छपरा का जो मैदान है, आप दोनों को इस वक्त रोकना चाहेंगे, सीधे रुक कर लेते हैं बेगूसराय का, जहां राहुल गांधी इस वक्त एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सीधा सा सवाल, आप बाकी प्रदेशों में जाते हो, क्या करते हो? बिहार की जनता जाती है, कर्नाटक जाती है, वहां पे कांग्रेस की सरकार है, बेंगलोर जाते हो, हैदराबाद जाते हो, महाराष्ट्र जाते हो। मैं आपसे पूछता हूं आपके लोग करते क्या वहां पे? क्या करते हैं? नहीं, जोर से बोलो, क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। एक ऐसा समय था जब बिहार सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं दुनिया का शिक्षा का सेंटर था। नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना होगा, सुना है नहीं सुना है? ये दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी थी। हमारी सरकार थी, हमने फिर से, यूपीए सरकार थी, हमने नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से चालू करने की कोशिश की और फिर से दुनिया का एजुकेशन सेंटर बिहार में शुरू करने की कोशिश की। बीजेपी ने वो सब काम बंद कर दिया और आज बिहार का युवा महीनों पढ़ता है, मेहनत करता है और फिर चुनाव जब और फिर उसको पता लगता है पेपर के 2-3 दिन पहले कि पेपर लीक हो गया। जिनकी जान पहचान है, जिनका बीजेपी के नेताओं से रिश्ता है, जिनके पास पैसा है, उन सबको पेपर मिल जाता है और बिहार का युवा है वो देखता रह जाता है। आप खुश हो क्या? आप मजदूरी के स्टेटस से खुश हो क्या? पूरे देश में कहा जाता है, नीतीश जी की मैं आपको देन बताता हूं, उन्होंने आपके लिए क्या किया मैं बताता हूं। आप किसी भी प्रदेश में चले जाइए और पूछिए बिहार के बारे में, बताइए बिहार के लोगों के बारे में बताइए, कहेंगे भैया वो तो मजदूरी करते हैं।
तो यहाँ पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के दिग्गज नेता इस वक्त मैदान में हैं। यहाँ पर धुआंधार प्रचार प्रसार जारी है बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर। हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए सीधे रुख करते हैं उनका। धीरज, आप बता रहे थे किस तरह से इस वक्त रैलियों के रेला में भीड़ जुट रही है? देखिए, इस वक्त मैं नवादा में मौजूद हूँ और नवादा में 3:30 बजे के करीब प्रधानमंत्री की जनसभा है, लेकिन एक जो उमड़ा हुआ जनसैलाब है वो 10 बजे से नवादा के इस मैदान में जुटा हुआ है। खास करके महिलाएं सुबह 9 बजे से ही इस मैदान में पहुंची हुई है और जो मैदान है वो छोटा पड़ रहा है और प्रधानमंत्री का एक पल देखने के लिए, उनको सुनने के लिए यहाँ की जो जनता है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। और सुबह भी हमने यहाँ की महिलाओं से बात किया तो उन्होंने साफ तौर पे हमें यही बताया था कि ये हमारे लिए गौरव का पल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल में दूसरी बार नवादा पहुंच रहे हैं और उन्हें दूसरी बार प्रधानमंत्री को आज देखने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री की जनसभा में जो नवादा के जो 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, इसके अलावा नालंदा के जो उम्मीदवार हैं, नालंदा के उम्मीदवार और कह सकते हैं कि आसपास के लगभग 12 विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार प्रधानमंत्री के मंच पर शिरकत करेंगे। और पिछले चुनाव को देखते हुए, क्योंकि पिछले चुनाव में नवादा की जो 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 विधानसभा सीटों में से 4 सीटें महागठबंधन के पक्ष में गई थी, मात्र 1 सीटें बीजेपी के पक्ष में गई थी। लेकिन इस बार का जो माहौल है वो बदला हुआ है। खास करके जब प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे, पहुँचेंगे और जनता से रूबरू होंगे, जनता से सवाल जवाब करेंगे और अपने बीते 5 साल के किए हुए जो कार्य हैं बिहार सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से, उन कार्यों की एक लेखा जोखा जनता के बीच में रखेंगे। और साथ ही साथ जो उत्साही कार्यकर्ता हैं, क्योंकि यहाँ 6 तारीख को मतदान होना है और मतदान का अब आखिरी समय चल रहा है, तो 6 तारीख के मतदान के लिए जो उनके उत्साही कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं को एक तरीके से वो जीत का मंत्र भी देंगे और कैसे आम जनता को बूथ तक पहुंचाया जाए, जनता को बूथ तक पहुंचाना, उनसे मतदान कराना और भारी मतों से एनडीए प्रत्याशी को जिताना, ये तमाम चीजें प्रधानमंत्री की तरफ से यहाँ कही जाएगी। बिल्कुल, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा तैयारियां हैं, बहुत जोश है। भाजपा के सबसे लोकप्रिय नेता, सबसे वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, यहाँ पर धीरज कह रहे हैं कि इस बार का माहौल थोड़ा बदला हुआ है। बिहार में जब चुनाव होते हैं तो हमेशा ही बेहद खास होते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग तरह की राजनीति और रणनीति नजर आ रही है। किस तरह से देख रहे हैं आप इस वक्त? देखिए, महागठबंधन की बात करें या फिर एनडीए की बात करें तो निश्चित तौर पर दोनों दलों में कहीं ना कहीं टिकटों के बंटवारे के वक्त बहुत खींचतान देखने को मिली और उसकी वजह से दोनों गठबंधनों में बागी जो प्रत्याशी हैं उनकी बहुत बहार रही। बागी प्रत्याशियों ने दोनों गठबंधनों की नींद हराम कर रखी थी। हालांकि एनडीए गठबंधन के जो बागी थे उसको गृहमंत्री अमित शाह ने और बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा और फिर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के जो प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान, इन लोगों ने एक बहुत आपसी समझ बूझ और तालमेल के साथ बागी लोगों को बिठाने का काम किया। लेकिन महागठबंधन में बहुत सारी ऐसी सीटें हैं, अगर बेगूसराय के बछवाड़ा सीट की ही बात करें जहां कल प्रियंका गांधी गई थी, बेगूसराय सदर सीट पर आज राहुल गांधी प्रचार कर रहे हैं। बछवाड़ा सीट पर बहुत ही दिलचस्प मुकाबला हो गया है, इसलिए भी कि वहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए प्रियंका गांधी गई प्रचार करने के लिए और सीपीआई का समर्थन कहा जा रहा है कि आरजेडी को है। हालांकि तेजस्वी यादव अभी तक प्रचार के लिए वहाँ नहीं गए हैं। सारा दारोमदार जो है तेजस्वी पर टिका हुआ है कि वो वहाँ प्रचार के लिए जाते हैं अथवा नहीं जाते हैं। लेकिन ये फ्रेंडली फाइट का एक अनोखा हम कह सकते हैं कि मुकाबला देखने को मिल रहा है। कांग्रेस से राज्य के जो रामदेव राय पूर्व मंत्री रहे हैं, उनके बेटे गरीबदास चुनाव मैदान में हैं और सीपीआई के पूर्व विधायक अवधेश राय वहां से चुनाव मैदान में हैं, जो लोकसभा का चुनाव भी वो लड़ चुके हैं। आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं उनका समर्थन किसको मिलता है और किस तरीके से उसको तमाम गतिरोध को खत्म किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल राहुल और प्रियंका दोनों बेगूसराय में हैं, तो आप समझ सकते हैं कि बेगूसराय का टेम्परेचर कैसा रहा होगा, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह की भी सभा हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सभा हुई, जेपी नड्डा भी गए और
राहुल और प्रियंका भी गए, तेजस्वी भी आज बेगूसराय में है। तो आपको समझना होगा कि उत्तर बिहार की अघोषित आर्थिक राजधानी बेगूसराय कही जाती है और वहां से जो संदेश निकलता है वो संपूर्ण उत्तर बिहार में, पूर्वी बिहार में जाता है। शायद यही वजह है कि सीपीआई और कांग्रेस की इस दिलचस्प लड़ाई में कहीं ना कहीं महागठबंधन में एक गलत संदेश और संकेत जा रहा है, जिसको शॉर्ट आउट करने का अगर आसान तरीका नहीं ढूंढा गया तो परिणाम जो है वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकते हैं। क्योंकि बीजेपी के प्रत्याशी सुरेंद्र मेहता जो राज्य के खेल मंत्री हैं, पिछली बार भी महज 500 से 500 के अंतर से ही वो चुनाव जीत पाए थे। तो ऐसे में बीजेपी को फायदा होगा और महागठबंधन के जो दल है, और इस तरह की घटनाएं और जगह भी हो रही हैं कि सीपीआई और कांग्रेस दोनों आमने सामने हैं। बिल्कुल, तो कई सीटों पर यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी और जिस तरह की खींचतान महागठबंधन में नजर आई वो ग्राउंड जीरो पर उन्हें कितना नुकसान पहुंचाती हुई नजर आएगी, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश राज और धीरज जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ने के लिए। बिहार विधानसभा चुनाव जिसको लेकर इस वक्त जो सियासी रण है वो इस वक्त काफी धुआंधार वहां पर नजर आ रही है। गहमा गहमी अगर खबरों में आगे बढ़े तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कानपुर में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव पूरी तरह शांतिपूर्ण, पारदर्शी और निष्पक्ष माहौल में संपन्न होंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के लिए ना कोई पक्ष है ना विपक्ष, बल्कि सब समकक्ष हैं। उन्होंने सभी मतदाताओं से मतदान में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। मैं एक बार स्पष्ट करना चाहता हूं कि चुनाव आयोग के लिए न कोई पक्ष है न कोई विपक्ष है, सब समकक्ष हैं। पहले चरण का चुनाव 6 नवंबर को होगा और दूसरे चरण का मतदान 11 को होगा और काउंटिंग 14 नवंबर को होगी। सबसे पहले मैं सभी बिहार के मतदाताओं से यह आह्वान करना चाहता हूं कि आइए चुनाव के इस पर्व को सभी लोग मिलकर मनाएं और सभी लोग अपने मत का प्रयोग करने जरूर आएं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि चुनाव में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार में सुरक्षित और पारदर्शी मतदान की सभी तैयारियां कर ली गई हैं और बिहार की विधानसभा चुनाव दुनिया के लिए एक मिसाल है। इलेक्शन कमीशन हैज जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स वायलेंस। हिंसा की कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सामान्य मतदाता शांतिपूर्वक अपनी स्वेच्छा के अनुसार पारदर्शी तरीके से मतदान कर पाए। चुनाव आयोग उसके लिए पूरी तरह तैयार है। हमारे 243 रिटर्निंग ऑफिसर्स, उतने ही ऑब्जर्वर्स, हर जिले में जिला कलेक्टर्स, हर जिले में पुलिस के हमारे जिला अधिकारी, एसपी, एसएसपीज, पुलिस ऑब्जर्वर्स, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स सब तैयार हैं और आशा है कि बिहार में होने वाले ये चुनाव न केवल पारदर्शिता के लिए बल्कि सक्षमता के लिए, सरलता के लिए और पर्व के रूप में मनाए जाने के लिए न केवल भारत के लिए एक नज़ीर होंगे बल्कि विश्व के लिए भी एक नज़ीर बनकर दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई युवा खेलों में एथलीटों के शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई देते हुए एक्स पर लिखा है, हमारे युवा एथलीटों ने 2025 के एशियाई युवा खेलों में अपने अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ 48 पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। पूरे दल को बधाई। उनका जुनून, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत साफ दिखाई दे रही है। उनके भविष्य के प्रयासों के लिए मेरी शुभकामनाएं। तो एशियाई युवा खेलों में
टीम इंडिया के शानदार प्रदर्शन के लिए यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। ये है युवा एथलीट जो आज भारत का परचम लहरा रहे हैं पूरे विश्व में। मिड डे प्राइम में फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। मैं हूं देश का दिल, देश की धड़कन, गौरवशाली परंपरा, समृद्ध संस्कृति, अप्रतिम प्राकृतिक संपदा को सहेजे हुए स्थापना की 70वीं सीढ़ी पर सशक्त सक्षम नेतृत्व के साथ डॉक्टर मोहन यादव का अभ्युदय मध्य प्रदेश, अतुल्य मध्य प्रदेश। जन कल्याण के प्रगति पथ पर विकास के नित नए सोपान गढ़ते अलौकिकता से जगमग मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर दिखेगी 1 से 3 नवंबर तक प्रदेश की समृद्ध संस्कृति की झलक, जिसमें ड्रोन शो, विश्ववंद, जुबिन नौटियाल, हंसराज रघुवंशी और स्नेहा शंकर की सांगीतिक प्रस्तुतियां एवं सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य मंचन के साथ आकर्षक प्रदर्शनियों के आयोजन शामिल हैं। आइए हमारे अपने मध्य प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाएं। मेरा मध्य प्रदेश है। भारत सरकार ने सभी देशवासियों के हित में हेल्थ इंश्योरेंस से जीएसटी पूरी तरह से हटाकर 0 कर दिया है। इससे हेल्थ इंश्योरेंस काफी सस्ता हो गया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। policybazaar.com। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आज अब तक के सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 को लॉन्च करने जा रहा है। CMS-03 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। CMS-03 एक बहु बैंड संचार उपग्रह है जो भारतीय भूभाग सहित एक विस्तृत महासागरीय क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करेगा। लगभग 4,400 किलोग्राम वजनी CMS-03 भारतीय धरती से भू समकालिक स्थानांतरण कक्षा में प्रक्षेपित किया जाने वाला सबसे भारी संचार उपग्रह होगा। LV-M3 के पिछले मिशन ने चंद्रयान-3 मिशन का प्रक्षेपण किया था, जिसमें भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश बना था। माफ कीजिए। CMS-03 की सफल तैनाती भारत की अंतरिक्ष तकनीक में आत्मनिर्भरता और भारी उपग्रह प्रक्षेपण क्षमता को नया आयाम देगी। ये मिशन देश में डिजिटल कनेक्टिविटी, आपदा प्रबंधन और सामरिक संचार को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। तो इसरो की बड़ी उपलब्धि आज सभी की निगाहें टिकी है श्रीहरिकोटा पर। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं रितेश रंजन सीधे श्रीहरिकोटा से। आइए रुक करते हैं रितेश का। रितेश, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे कि इसरो इस वक्त फिर इतिहास रचने की तैयारी में है। इस वक्त इसके प्रक्षेपण की जो तैयारियां हैं वो जाहिर है अपने अंतिम चरण में होंगी। क्या कुछ अपडेट है इस वक्त श्रीहरिकोटा से? देखिए, प्रक्षेपण की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जो अंतिम दौर का निरीक्षण होता है कि सारी चीजें कायदे से फिट हैं कि नहीं हैं उसको लॉन्च करने के लिए, तो ये सारी चीजें अंतिम प्रक्रिया में हैं। और इसके बाद 5:26 में शाम को जो है ये सैटेलाइट लॉन्च कर दिया जाएगा। और इस सैटेलाइट को लॉन्च करने के बाद GSAT, जिसे CMS-03 जिसे GSAT-7R भी कहा जाता है, ये भारत का इंडिजिनियस तैयार सबसे भारी वजन का सैटेलाइट है, जिसे बाहुबली सैटेलाइट भी कहा जा रहा है। और इसकी वजह यह है क्योंकि इसका वजन जो है 4,400 kg से ज्यादा है। और ये भारत में इसरो द्वारा बनाया गया सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इससे पहले इसरो ने इससे भी ज्यादा वजन का सैटेलाइट बनाया था, लेकिन इसे लॉन्च यहां से नहीं, भारत से नहीं, फ्रेंच गुयाना से किया गया था और वो अपने प्रयोग के लिए नहीं था। लेकिन हाँ, इससे पहले अगर इसी LMV-3 की बात करें, जो रॉकेट जिसने उसने गगन चंद्रयान-3 को अंतरिक्ष में स्थापित किया हुआ था। और अब आगे का चरण ये है कि इस सैटेलाइट की सफलता के बाद
हमें गगनयान का चरण देखने को मिलेगा। वैसे भी इसरो चीफ ने पहले भी साफ कर दिया है अपने बयानों में कि 2027 तक गगनयान को लॉन्च किया जाएगा और उससे पहले 3 टेस्ट होने वाले हैं। तो जो मुझे जानकारी मिल रही है उनमें से शायद एक टेस्ट इसी साल के अंत तक ना हो जाए और कुछ ऐसी चीजें हैं जो जानकारी मिल रही है, जैसे ब्लू बर्ड यूएस की सैटेलाइट है, उसे भी लॉन्च इसी महीने या यहाँ इसरो में आ चुका है, उसे इसी महीने के अंत तक या मे बी दिसंबर तक लॉन्च किया जाएगा। तो कई ऐसे अध्याय हैं जो इसरो में जुड़ते जाएंगे आने वाले दिनों में और ये अध्याय देखने में काफी रुचिकर रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये सैटेलाइट, इस सैटेलाइट की प्रमुखता क्या है। इस सैटेलाइट को कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो कहा जा रहा है, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट हमें काफी मायनों में आत्मनिर्भर बनाएगा और सुरक्षित भी देगा, क्योंकि ये सैटेलाइट जो है एक खास करके नेवी के लिए लॉन्च किया गया और ये सुरक्षित ट्रांसक्रिप्ट डेटा के लिए है कि कैसे डेटा ट्रांसफर किया जाए। नेवी अपने जहाज़ों के साथ या नेवी को किसी और पनडुब्बी या किसी अन्य जहाज़ों के साथ करना है तो वो संवाद कैसे हो और उस संवाद वो सिक्योर संवाद हो, किसी को इसके बारे में भनक ना लगे, कोई इसको भेद ना सके। तो ये चीज़ ये सैटेलाइट के जरिए ही संभव हो पाएगा और ये संवाद ही नहीं, इसके अलावा कई सारे इसके उपयोग देखने को मिलेंगे, जैसे कि मरी टाइम क्षेत्र में इसका उपयोग देखने को मिलेगा। इसके अलावा डेटा आप और हम जानते हैं कि जैसे हम घर में डिश टीवी लगाते हैं तो वो कैसे उसका उपयोग किया जाता है। तो डिश टीवी में क्लैरिटी, रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग, इन सब चीजों में ये सैटेलाइट काफी मददगार साबित होगा आने वाले दिनों में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। रितेश, हमारे संवाददाता श्रीहरिकोटा से जानकारी दे रहे थे कि आज इसरो एक बार फिर इतिहास रचने की तैयारी में है। तो सभी की निगाहें इस वक्त श्रीहरिकोटा पे टिकी हुई हैं, जहां पर एक बार फिर तिरंगा लहराएगा अंतरिक्ष में और मेक इन इंडिया इन स्पेस की एक बार फिर बहुत ही सशक्त उदाहरण रचता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपका रितेश, आपका। और सीधे इस वक्त रुख करेंगे बिहार का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त एक रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। के सशक्तिकरण के लिए अनेक मजबूत प्रावधान किए गए हैं। बिहार की ज्यादा से ज्यादा बहनें लखपति दीदी बने, इस पर सुविचारित योजना आपके सामने प्रस्तुत की गई है। साथियों, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ने बिहार की हर बहन आज खुशियों से भर गई है। अभी तक बिहार की 1,30,00,000 बहनों के खाते में 10-10 हजार रुपया पहुंच चुका है। इसमें भोजपुर की भी लगभग 4 लाख बहनों के खाते में 10-10 हजार रुपया पहुंच चुके हैं। और भाइयों बहनों, हम यहीं नहीं रुकने वाले। 14 तारीख को नतीजे आएंगे, एनडीए की फिर से सरकार बनेगी और सरकार बनने के बाद इन बहनों को मदद का एक और अभियान तेज गति से आगे बढ़ाया जाएगा। साथियों, बिहार देश के उन राज्यों में से हैं जहां सबसे अधिक युवा आबादी है। इसलिए एनडीए का बहुत जोर बिहार में शिक्षा और कौशल पर है। ये हमारे संकल्प पत्र से भी स्पष्ट होता है। हमारा संकल्प है कि बिहार का युवा, सुनिए दोस्तों, हमारा संकल्प है बिहार का युवा
बिहार में ही काम करेगा, बिहार का नाम करेगा। इसके लिए आने वाले वर्षों में 1 करोड़ रोजगार देने का ऐलान किया गया है। और सिर्फ ऐलान किया ऐसा नहीं है, ये कैसे होगा इसका प्लान भी जनता जनार्दन के सामने रख दिया गया है। आज दुनिया में मेक इन इंडिया के प्रति बहुत उत्साह है। हमारा लक्ष्य है बिहार भी मेड इन इंडिया का केंद्र बने। इसके लिए हम हजारों लघु और कुटीर उद्योगों का नेटवर्क और मजबूत करेंगे। यहां अलग अलग क्षेत्रों में औद्योगिक क्लस्टर बनाने का जो काम चल रहा है, फिर से सरकार में आने के बाद उसका दायरा और बढ़ाया जाएगा। और साथियों, वो दिन दूर नहीं, बिहार पूर्वी भारत का टेक्सटाइल और टूरिज्म का बड़ा सेंटर बनेगा। मेरे नौजवानों, आपने तो मुझे भी जोश से भर दिया आज। ये दिल्ली में बैठ करके जो गणित भागा करते हैं, बड़ी बड़ी तस्वीरें निकालते हैं, अरे जरा यहां आकर के देखिए हवा का रुख क्या है। यहां बड़ी कंपनियों के डेटा सेंटर बनेंगे। बिहार में यही रहते हुए लोग दुनिया की कंपनियों के लिए काम करेंगे। साथियों, एनडीए के संकल्प पत्र में गांव की समृद्धि के लिए भी एक सशक्त योजना बनाई गई है। बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। बीते सालों में बिहार से कृषि निर्यात बहुत बढ़ा है। अब हम बिहार में फूड पार्क के नेटवर्क का विस्तार करने वाले हैं। आपको पता है कि हमारी सरकार छोटे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपया देती है। भारत सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपये देती है। बिहार की नई एनडीए सरकार इसमें अपनी तरफ से 3,000 रुपये और बढ़ाने वाली है।
तो इस वक्त बिहार के चुनावी रण में तमाम दिग्गज रैलियों में के लिए उतरे हुए हैं। इस वक्त हम सुन रहे थे भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरा बिहार में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। और अगली खबर आ रही है पंजाब से। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जहां पर पंजाब में मान सरकार तानाशाही पर उतर आई है। पंजाब के कई हिस्सों में रविवार को अखबारों का वितरण घंटों तक बाधित रहा। आतंकवाद के दौर के बाद पंजाब में पहली बार अखबार सप्लाई बाधित हुई है। पुलिस ने जांच के नाम पर वाहनों को रोक दिया। लुधियाना, होशियारपुर, पटियाला, अमृतसर, फरीदकोट, मुक्तसर साहिब और अहमदगढ़ समेत कई जिलों में अखबार देर से पहुंचे या बिल्कुल नहीं पहुंचे। पुलिस ने इन वाहनों को नशा या हथियारों की तस्करी की आशंका में रोका था। शीश महल 2.0 से जुड़ी खबरों को दबाने में जुटी है मान सरकार। जी हां, इस वक्त कई जिलों में नहीं पहुंच पाए अखबार। ये बड़ी खबर आ रही है पंजाब से। इस वक्त पुलिस ने अखबार वाली गाड़ियों को नशा या हथियारों की तस्करी ले जाने वाली गाड़ियां मानकर उन्हें रोक दिया। गौरतलब है कि इस वक्त शीश महल 2.0 से जुड़ी खबरें हर तरफ छाई हुई हैं। तमाम तरह की खबरें इस वक्त आ रही हैं, न्यूज़पेपर में, टेलीविजन पर, सोशल मीडिया पर। लेकिन यहां पर पंजाब में मान सरकार की तानाशाही से जुड़ी यह खबर है, जहां पर उन्होंने सोचा कि अगर अखबार ही नहीं पहुंचेंगे तो शायद ये खबर रुक जाएगी। पहली बार आतंकवाद के दौर के बाद पंजाब में अखबार सप्लाई बाधित हुई है। सोशल मीडिया पर खबरों को आप रोक नहीं सकते, टीवी और रेडियो पर भी आप खबरों को रोक नहीं सकते। आप क्या कर सकते हैं, आप अखबारों को रोक देते हैं। चलिए, ये आइडिया निकाला मान सरकार ने खबरों को दबाने का। हमारे साथ इस वक्त गुरमीत सिंह जुड़ गए हैं। गुरमीत, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, ये पूरा मामला कुछ इस तरह है कि आज सुबह जिस तरह से रोज अखबारों की गाड़ियां जो है वो सप्लाई करने के लिए चंडीगढ़, जो कि पंजाब है, पंजाब में ज्यादातर अखबार सप्लाई होता है चंडीगढ़ से, तो चंडीगढ़ से अलग अलग अखबारों को लेकर जो अखबार डिस्ट्रीब्यूट करने वाली गाड़ियां हैं वो पंजाब के अलग अलग इलाकों में जा रही थी। तो उन गाड़ियों को अलग अलग जगहों पर रोका गया। सबसे पहले जो खबर ब्रेक हुई वो भी लुधियाना से। लुधियाना में जो अखबार की गाड़ियां थी वो जब पहुंची तो नाकेबंदी करके उन्हें रोका गया, उन्हें थाने ले जाया गया, थाने ले जाकर उनसे पूछताछ की गई और गाड़ियों की इतनी सख्त चेकिंग हुई कि एक एक अखबार को निकालकर, जो गाड़ियों के मालिक थे उनका ये कहना है कि एक एक अखबार को निकालकर बहुत अच्छे से देखा गया। शुरुआत में कुछ ऐसी खबर मीडिया सर्कल में निकलकर सामने आई कि पुलिस को ऐसा इंटेलिजेंस इनपुट मिला कि किसी अखबार डिस्ट्रीब्यूट करने वाली गाड़ी में कोई विस्फोटक सामग्री हो सकती है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ अखबारों वाली डिस्ट्रीब्यूशन वाली गाड़ियों को ही चेक किया जा रहा है। अब धीरे धीरे जब लुधियाना के बाद अलग अलग जगहों से ये खबर आने लगी तो उसके बाद कुछ इंटेंशन को लेकर, सरकार के इंटेंशन को लेकर, पुलिस की इंटेंशन को लेकर लोग सवाल खड़ा करने लगे। दरअसल इसके बाद प्रगट सिंह जो पंजाब में विधायक है और उन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने ये कहा कि पंजाब सरकार द्वारा आज कोशिश की गई अखबारों की सप्लाई रोकने के लिए। और इससे पहले स्वाति मालिवाल जिस तरह से आप बता रही है कि कल से परसों से लगातार वो अरविंद केजरीवाल की चंडीगढ़ रिहाइश को लेकर, चंडीगढ़ में रहने को लेकर और चंडीगढ़ में शीश महल एक नया बनाने को लेकर ट्वीट कर रही है। तो उस खबर को रोकने के लिए कांग्रेस और बीजेपी ऐसा आरोप लगा रही है पंजाब में कि उस खबर को रोकने के लिए पंजाब की भगवंत मान सरकार ने एडी चोटी खरसोर लगा दिया, क्योंकि कल ये खबर बहुत बड़े स्तर पर पंजाब के मीडिया सर्कल में हाईलाइट हुई थी। उसके बाद आज ये जताया जा रहा था, बल्कि काफी मीडिया हाउसेस ने ये खबर कई अखबारों में प्रोमिनेंटली अपने अखबारों में छापी है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल चंडीगढ़ में वीआईपी ट्रीटमेंट हासिल करते हैं, किस तरह से चंडीगढ़ में एक बड़ा शीश महल उनके लिए बनाया गया है, स्वाति मालिवाल द्वारा आरोप लगाए गए हैं और इधर उधर जो भी पार्टियां, जो भी लीडर कह रहे हैं तो उसे लेकर बड़ी कवरेज की गई थी। तो इस कवरेज को रोकने के लिए भगवंत मान सरकार ने ऐसा किया है, ऐसा आरोप विपक्ष लगा रहा है। फिलहाल देखिए, स्थिति यह है कि जितने भी अखबार है उस अखबारों ने सिर्फ एक खबर के तौर पर लिया है और कुछ अखबारों ने इसका जो इतिहास है वो भी बताया है। बिल्कुल गुरमीत, यहाँ पर तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं जो अखबारों की गाड़ियां सड़कों पर पड़ी हुई है। यहाँ पर एक ट्वीट भी दर्शकों को दिखा देते हैं। स्वाति मालिवाल ने ये ट्वीट किया है। स्वाति मालिवाल ने पंजाब में समाचार पत्रों के वाहनों को रोककर तलाशी किए जाने को लेकर
इसे तानाशाही भरा रवैया बताया है और एक्स पर लिखा है कि चौंकाने वाला। आज सुबह पंजाब सरकार ने कथित तौर पर कई इलाकों में अखबारों के वितरण को रोकने की कोशिश की है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के शीश महल 2.0 की खबर पूरे पंजाब में आग की तरह फैल रही है। मीडिया घरानों को धमकी दी जा रही है कि अगर उन्होंने इस खबर को कवर किया या स्वाति मालीवाल को दिखाया तो उनके सरकारी विज्ञापन बंद कर दिए जाएंगे। यानी कि तानाशाही चरम पर है। ये स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया है और क्या कुछ सच्चाई है इस ट्वीट में, ये भी तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि कैसे जिन गाड़ियों में अखबार जा रहे थे, न्यूज़पेपर्स जा रहे थे, उन गाड़ियों को रोक दिया गया और वो न्यूज़पेपर्स जमीन पर पड़े हुए नजर आ रहे हैं। पंजाब के लुधियाना में पुलिस ने कई हिस्सों में समाचार पत्रों के वाहनों को रोककर तलाशी शुरू की। हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी समाचार पत्रों के वाहनों को पुलिस थानों के बीच ले जाकर जांच की गई। पुलिस की ये जांच रात 10 बजे से शुरू हुई और सुबह तक जारी रही। समाचार पत्र विक्रेताओं ने कहा है कि पुलिस ने उनके फोन भी जब्त कर लिए। लुधियाना में सुबह 4 बजे से ही समाचार पत्रों के वाहन विभिन्न एजेंसियों में पहुंच जाते हैं और इनमें चंडीगढ़ से आने वाले वाहन और लुधियाना से जाने वाले वाहन शामिल हैं। लेकिन आज सुबह उन्हें थाने ले जाकर काफी देर तक जांच की गई। तो यहां पर इस वक्त देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से यहां पर पंजाब पुलिस ने सोचा कि अगर किसी खबर को रोकना है तो अखबारों को ही क्यों ना रोक दिया जाए। गुरमीत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरमीत, हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि अखबारों की गड्डी जमीन पर पड़ी हुई है। यहाँ पर नशा और हथियारों की तस्करी की जांच का हवाला दिया गया। क्या कुछ निकला इन वाहनों में, अखबार या हथियार? गुरमीत, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज पहुंच रही है। देखिए, ये जो अखबार है इनकी चेकिंग बड़े स्तर पर पंजाब में की गई है और अलग अलग इलाकों में की गई है और उसके बाद पुलिस के द्वारा अभी तक इसे लेकर सीधे तौर पर कोई बयान जारी नहीं किया गया है। मगर एक चीज स्पष्ट यहाँ पर दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं पुलिस की मंशा जो है वो कुछ ऐसी थी जिसको लेकर वो सीधे तौर पर कुछ बताना नहीं चाह रही है। तो फिलहाल जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो प्रोमिनेंटली खबर को कवर करने की कोशिश मीडिया के द्वारा, अखबारों के द्वारा की जा रही थी, उन अखबारों की खबर को लोगों तक पहुंचने से रोकने के लिए जो है ये कोशिश की गई हो सकती है। और ऐसा सीधे तौर पर विरोधी पार्टियां तो बोल रही हैं। स्वाति मालीवाल के ट्वीट आप दिखा रहे हैं और पंजाब में कई नेता जो है इसे लेकर अब ट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर जा रहे हैं और सीधे तौर पर पंजाब सरकार द्वारा या पंजाब पुलिस द्वारा जो ये कदम उठाया गया है इसकी भर्त्सना कर रहे हैं। बिल्कुल, और यहाँ पर आप हमारे साथ बने रहिए और ये अगला एक और आपको ट्वीट सुना देते हैं, दिखा देते हैं। वहीं पंजाब सरकार अध्यक्ष अमरिंदर सिंह ने भी एक्स पर लिखा है, चिंताजनक और अभूतपूर्व। और ये राजा बरार की आप देख रहे हैं ट्वीट, किस तरह से चिंताजनक और अभूतपूर्व। पंजाब भर में अखबार वितरण वाहनों पर छापेमारी प्रेस की स्वतंत्रता और जन सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती है। इन कार्रवाइयों के पीछे की सच्चाई क्या है? हम इस मुद्दे पर स्पष्टता और पारदर्शिता की मांग करते हैं। यह है डिजिटल इंडिया, जिसमें किसी भी खबर को आप रोक नहीं सकते हैं। तो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह का ये ट्वीट भी आ गया है सामने कि चिंताजनक और अभूतपूर्व, पंजाब भर में अखबार वितरण वाहनों पर छापेमारी। यकीनन मान सरकार का ये जो कदम है वो कहीं ना कहीं उन पे ही उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। शीश महल 2.0 की खबर को जब नहीं रोक पाए तो यहां पर उन्होंने सोचा कि अखबारों को ही रोक दें, शायद तब ये खबर रुक जाए। लेकिन फिलहाल ये जो पैंतरा है मान सरकार का, कहीं ना कहीं उन पर ही उड़ता पड़ता हुआ नजर आ रहा है। नशा और तस्करी की साजिश का उन्होंने हवाला दिया और उस साजिश को देखते हुए इन्होंने अखबारों के वाहन को ही रोक दिया। कल रात से ही देर रात से ही ये कवायद चल रही है और जो अखबार वाले थे उनके फोन को भी जब्त किया गया। फिलहाल ट्वीट के माध्यम से और तमाम एजेंसियों के माध्यम से ये खबर एक बार फिर पंजाब से निकलकर बाहर आ गई है। ये भी ये रोक नहीं पाए मान सरकार। और आइए अब बात करते हैं वुमेन्स टीम इंडिया की। जी हां, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मुकाबला
रविवार को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। तो इस खबर को लेकर इस वक्त हम सब में बहुत ज्यादा जोश है। क्या कुछ है इस खबर पर और जानकारी के लिए आइए सीधे रुख करते हैं हमारी सहयोगी इस वक्त गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आज टीम इंडिया की पर सभी की नजरें हैं, कह रहे हैं आज तो अखबारों में सुर्खियां यही हैं कि हरमन पे है विश्वास। जी गौरव। बिल्कुल जय, और पूरा हिंदुस्तान जो है वो इस समय जीत की दुआएं भी कर रहा है, क्योंकि ये बड़ा मौका है भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए। तो वाकई ICC महिला क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मुकाबला आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में अब से बस थोड़ी देर के बाद शुरू होगा। भारत की टीम जहां ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में पहुंची है, तो वहीं दक्षिण अफ्रीका की टीम ने इंग्लैंड को शिकस्त देकर खुद को खिताबी मुकाबले में पहुंचाया है। रविवार को होने वाले फाइनल में मेजबान भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। इन दोनों ही टीमों ने आज तक कभी विश्व कप नहीं जीता है। ऐसे में दोनों के ही पास पहली बार विश्व चैंपियन बनने का मौका है। भारत ने प्रतियोगिता में लगातार 2 जीत के साथ शुरुआत की थी, लेकिन इसके बाद टीम को 3 मैच में हार मिली और टीम का सेमीफाइनल में पहुंचना भी मुश्किल लगने लगा। हालांकि टीम ने करो या मरो के मुकाबले में न्यूजीलैंड को मात दी और सेमीफाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में भारत ने महिला वनडे का सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल करते हुए 7 बार के विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से शिकस्त दी और फाइनल में जगह बनाई। हार के बाद क्या फील होता है वो तो हमें अच्छे से पता है, लेकिन जीतने के बाद क्या फीलिंग होती है, दैट इज समथिंग विच वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर। और होपफुली ये जो कल का जो दिन है हमारे लिए स्पेशल रहे, हम अपना बेस्ट दें, बेस्ट क्रिकेट खेलें। अभी तक बहुत हार्ड वर्क करा है, इट्स ओनली अबाउट गेटिंग एवरीथिंग टुमारो फॉर द टीम। दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत प्रतियोगिता में बेहद खराब रही थी। इंग्लैंड के खिलाफ गुवाहाटी में खेले गए अपने पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका की टीम सिर्फ 69 रन पर ढेर हो गई। हालांकि इसके बाद टीम ने अपने प्रदर्शन में सुधार किया और सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब रही। सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को गुवाहाटी के उसी मैदान पर 125 रन से करारी शिकस्त दी। दोनों टीमों के बीच वनडे रिकॉर्ड देखें तो दोनों टीम कुल 34 बार आमने सामने हुई हैं। इसमें से भारत ने 20 और दक्षिण अफ्रीका ने 13 मैच जीते हैं। एक मैच का कोई परिणाम नहीं निकला। वनडे विश्व कप में दोनों टीम कुल 6 बार आमने सामने हुई हैं, जिसमें से 3 बार भारत ने और 3 बार दक्षिण अफ्रीका ने जीत दर्ज की है। फाइनल मुकाबला 2 नवंबर को नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा। दक्षिण अफ्रीका की टीम पहली बार महिला वनडे विश्व कप के फाइनल में पहुंची है। वहीं भारतीय टीम पहले भी 2 बार 2005 में और 2017 में फाइनल में पहुंच चुकी है, लेकिन उसे दोनों ही बार हार का सामना करना पड़ा। अब देखना होगा कि क्या भारतीय टीम अपने घर में अपने दर्शकों के सामने पहली बार विश्व चैंपियन बनने में कामयाब रहती है। कैमरा पर्सन आशीष शर्मा के साथ सुचित्रा, DD न्यूज, नवी मुंबई। फाइनल के साथ साथ बिहार विधानसभा का चुनावी फाइनल भी है। सीधे रुख करते हैं वैशाली का, जहां अमित शाह इस वक्त चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। जोर से बोलो, बढ़ा सकता है क्या? बिहार को केवल नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ही आगे बढ़ा सकते हैं। नीतीश कुमार ही। भाइयों बहनों, 6 तारीख को मतदान है। बड़े सवेरे सभी लोगों ने पहले मतदान करना है, फिर जलपान करना है। मुझे बताओ, करेंगे क्या? जोर से बोलो, करेंगे क्या? हेलीकॉप्टर छाप पर बटन दबाओगे क्या? कमल छाप पर बटन दबाओगे क्या? तीर छाप पर बटन दबाओगे क्या? देखो भाई, बटन तो महुआ में दबाना, मगर इतने गुस्से से दबाना कि इसका करंट इटली में जाकर लगे, इटली में जाकर लगे। मुझे बताओ, हमारे दोनों प्रत्याशियों को जिताओगे? मोदी जी का हाथ मजबूत करोगे? नीतीश बाबू का हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, सभी दीदी भी उठाएं। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींच कर बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की, वंदे वंदे। आप सभी का
बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो वैशाली में इस वक्त एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह, और यहां पर आपको पहले मतदान करना है, फिर जलपान करना है, यानी कि वोटर्स को जागरूक करते हुए कि आपको इस चुनावी महापर्व में जरूर हिस्सा लेना है। और आइए, आज सभी की निगाहें टिकी हैं टीम इंडिया के फाइनल मैच पर। तो इस मुकाबले को लेकर नवी मुंबई में लोगों की राय और उनकी प्रतिक्रिया को जाना हमारी संवाददाता सुचित्रा ने। पहली बार बहुत एक्साइटमेंट है, पहली बार नया चैंपियन मिलने जा रहा है। वी आर सपोर्टिंग इंडिया, वुमेन्स इन इंडिया, चेक द इंडिया। जो लास्ट मैच हुआ सेमीफाइनल, उसमें जो गर्ल्स ने परफॉर्म किया है, इट इज़ अ वेरी मतलब बहुत ही अच्छा था। उन्होंने बियॉन्ड द बाउंड्री जाके जो कुछ भी किया है, स्पेशल फॉर द जिमी, हेड्स ऑफ। 2011 के बाद जितने भी अपने वर्ल्ड कप हुए हैं, हमने काफ़ी हार्ड ब्रेक देखे हैं। वुमेंस में भी 2015 या 2017 में फाइनल में आके हम कुछ रनों से हारे थे, वो हम अभी रिपीट नहीं होने देंगे और इस बार ये कप हम घर पे लेके जाएंगे। इस टाइम हमारे मतलब होम ग्राउंड पे मैचेस हैं, तो हमको वो भी फ़ायदा है, तो हम डेफिनेटली हम जीतेंगे। जिस हिसाब से वर्ल्ड कप पूरे टूर्नामेंट में इंडिया की टीम खेली है, उस हिसाब से हमें तो श्योर, आई एम वेरी श्योर कि द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ इंडियन टीम इज़ वेरी हाई एंड आई एम वेरी श्योर दैट वी विल विन दिस कप। टीम इंडिया जीतनी चाहिए और सारे प्लेयर को अच्छे परफॉर्मेंस करना चाहिए। जैसे ऑस्ट्रेलिया को हराया, वैसे साउथ अफ्रीका को भी हराना चाहिए फाइनल में। टीम इंडिया जीतनी चाहिए। हमने अच्छा पूरा अपना टूर इतना अप्स एंड डाउन्स देखे हमने इस टूर्नामेंट में, पर आज हम लोग को सब कुछ वो भूलना है। आज एक लास्ट पुश है, लास्ट मैच है, अपना पूरा बेस्ट दे दो। आज बस कुछ भी करके जीतना ही हम लोग को। बहुत सालों बाद इंडिया फाइनल में आया है और आज हम बहुत बड़ी हिस्ट्री लिखने वाले हैं और इंडिया ही जीतने वाला है। कम ऑन इंडिया, चक दे इंडिया। हमारी छोरिया छोरों से कम है क्या? तो हर चुनौती को पार करते हुए टीम इंडिया की ये वुमेन्स स्क्वाड आज इस मुकाम पर पहुंचा है और वर्डिक्ट तो आ ही गया है सामने कि इस बार कप होगा हमारा। इसी के साथ मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।